डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज हिंदी व्याकरण का यह दूसरा सेट लाए हैं। पहला सेट में जो हम लेकर के आए थे वह शब्द को यानी शब्द के प्रकार देखे थे और उसके रिलेटेड प्रश्न भी किए थे। आज जो हम सेट लेकर के आए हैं वो संज्ञा से अवयव तक यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सारे टॉपिक्स जो हमें बहुत आसान लगते हैं लेकिन इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो परीक्षा में बहुत कठिन सा लगने लगता है, तो उसी पर आधारित यह सेट लाए हैं। और इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। आइए, हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया है कि निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसको हमको चुनना है। देखिए, वैसे तो लिंग के आधार पर शब्द को 4 ग्रुप में बांटा जाता है। एक जो है ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, फिर जो है उभयलिंग और फिर नपुंसक लिंग। यानी जिस शब्द से हमें ये पता चले कि यह जो है नर जाति यानी मेल का पता चले वो पुल्लिंग के अंतर्गत मानते हैं। जिससे मादा जाति या फिर महिला के बारे में जानकारी मिले स्त्रीलिंग। जिससे ये ना पता चले कि नर है कि मादा, तो उसको हम लोग उभयलिंग के अंदर रखते हैं। जैसे कुछ शब्द है डॉक्टर, तो डॉक्टर शब्द जब हम लोग बोलते हैं तो वहाँ पर ये पता नहीं चलता कि वो डॉक्टर पुरुष है या स्त्री। जब हम वो डॉक्टर का नाम पढ़ते हैं कि फलां कुमार या फलां कुमारी या फलां इस तरह से, तब पता चलता है कि ये डॉक्टर जो है मेल है या फीमेल। लेकिन सिर्फ डॉक्टर शब्द अगर लिखा रहे तो शब्द डॉक्टर ना तो मेल है ना फीमेल है। अगर हम लोग सिर्फ ये है टीचर शब्द बोले इंग्लिश में तो टीचर से ये नहीं पता चलता कि वो मेल है या फीमेल। हिंदी में उसे शिक्षक या फिर शिक्षिका कहते हैं, तब पता चलता है। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न हम देखेंगे इसमें यह बहुत सारे बात हमसे क्लियर हो जाएंगे आज के इस वीडियो के बाद, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। सवाल है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें जो बुढ़ापा शब्द है यह पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा बनाना है, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के जो 5 प्रकार है जिसमें से जो भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जिससे ये मतलब फीलिंग्स का पता चले यानी भाव पता चले, उसकी कोई मात्रा वगैरह या गिनती का पता नहीं चलता हो। तो ऑप्शन इसका अगर ध्यान से देखा जाए तो सी करेक्ट होगा कि लड़कपन। लड़कापन नहीं होगा, लड़काई नहीं होगा या लड़काईपन नहीं होगा। लड़कपन यानी बचपन का जो लड़कपन कहलाता है वह एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि वह कौन सा शब्द बहुवचन है, यानी जो प्लुरल शब्द है। कुछ शब्द होते हैं जो प्लुरल, सिंगुलर का तो हम बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं। एक अगर है तो वो सिंगुलर है यानी एक वचन है, और एक से ज़्यादा है तो बहुवचन है, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लुरल कहते हैं। तो ये यहाँ पर बहुवचन शब्द कौन सा है, माता। यहाँ माँ के बारे में पता चल रहा है, माताएँ रहते तो कहते कि बहुवचन है। लड़के रहता तो बहुवचन है। किताब है, किताबों रहता तो बहुवचन, यानी प्राण जो है वह इसमें बहुवचन है। बाकी माता, लड़का और किताब ये सभी एक वचन है, सिंगुलर नंबर में आएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यानी किस शब्द से हमें पुरुष जाति का पता चल रहा है। कपट, सुंदरता, मूर्खता या निंद्रा। जी, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप भी कमेंट करके हमसे पहले बता सकते हैं उत्तर। ऑप्शन ए इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि कपट जो है यह पुल्लिंग शब्द है। और इससे हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हम आपको बता दें कि आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से, एनक्यू स्टडी के माध्यम से जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है आपको रोज़ मिलेगा। साथ ही साथ हिंदी, रीजनिंग एवं मैथ के सवाल मिलेंगे और कुछ ऐसे जीके मिलेंगे जो हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्नों का संग्रह भी हम जो है उपलब्ध कराते रहते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहिएगा और दोस्तों से भी शेयर करते रहिएगा ताकि सभी लोग फ़ायदा उठा सके। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। हिंदी में जो हम लोग शब्दों का लिंग निर्धारण करते हैं, मतलब उसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में जो बांटते हैं, यह हम संज्ञा के आधार पर बांटते हैं। 5वां का ऑप्शन ए सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, यानी किस संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। यहाँ पर शत्रुता है, वीर है, मनुष्य है और गुरु है। तो वीर एक मनुष्य का जो है
यहाँ पर ये पता चल रहा है। मनुष्य जो है ये आदमी के बारे में है, गुरु तो जो है वो भी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताया जा रहा है। तो भाववाचक संज्ञा जो है वो शत्रुता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला है कि निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का हमें चयन करना है, यानी किस शब्द से हमें उसके मादा होने का यानी फीमेल होने का पता चल रहा है, स्त्रीलिंग का बोध हमें कौन सा शब्द करा रहा है यहाँ पर। तो इसमें से जो शब्द हमारे पास ऑप्शंस में मौजूद है, इसमें स्थापना शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी शब्द स्त्रीलिंग के कैटेगरी में नहीं आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी पर्सनल जो नाउन होता है, प्रॉपर नाउन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे खास व्यक्ति का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो कि कोई पार्टिकुलर नाम है जैसे APJ अब्दुल कलाम, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आएंगे, क्योंकि दिल्ली जगह का नाम है लेकिन दिल्ली एक ही है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार पटना, बिहार, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो इसमें 8वां का जो सही उत्तर हो जाएगा यमुना। यमुना एक पार्टिकुलर नदी का बोध है। बाकी गाय, पहाड़ और आम, गाय से पूरी गाय प्रजाति का पता चल रहा है, पहाड़ से जितने भी पहाड़ है ये नहीं पता चल रहा है कि हिमालय है कि अरावली है या कौन सा है। आम से आम का कौन से फल की किस्म है ये भी पता नहीं चल रहा है। सिर्फ यमुना से एक नदी के बारे में, अगर नदी रहता तो व्यक्तिवाचक नहीं होता, लेकिन यमुना जो एक नदी है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगला है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी जिससे पूरी जाति का बोध नहीं हो पा रहा है। जैसे जवान है, बालक है, सुंदर है और मनुष्य है। तो जवान, बालक और मनुष्य ये तीनों से हमें उसके पूरी जाति का बोध हो रहा है। जवान से मतलब सभी जवान एक कैटेगरी में आएंगे, बालक यानी जितने भी बच्चे हैं वो एक कैटेगरी में आएंगे। सुंदरता जो है यह एक तरह से विशेषण शब्द है कि सुंदर शब्द विशेषण से आएगा कि वह सुंदर है, कुरूप है, तो ये सारे शब्द विशेषण के कैटेगरी में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी जिससे हमें भाव का पता नहीं चल पा रहा है। तो चतुराई, लड़ाई और उतराई ये तीनों भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मिठाई, मिठाई जो है यह स्वीट मिठाई, यह भाववाचक संज्ञा ना होकर के यह क्या है, यह जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें से सहारा है, सूचीपत्र, सियार और परिषद, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों इन चारों में से 11 का डी सही उत्तर हो जाएगा कि परिषद जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है, यानी उसका जो है पुल्लिंग के बारे में पता नहीं चलता, वो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही इस्तेमाल होता है, चाहे वो नर के लिए भी हो या मादा के लिए हो। तो पक्षी शब्द जो है बर्ड का जो पक्षी है, तो पक्षी चाहे वो नर पक्षी हो या मादा पक्षी हो, जो शब्द पक्षी है वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो व्याकरण की दृष्टि से यहाँ जो प्रेम शब्द की बात हो रही है, तो ये जो सही उत्तर हो जाएगा कि यह भाववाचक संज्ञा है। प्रेम है, घृणा है, ये सभी जो है यह भाव है, जो फीलिंग से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, लेकिन इससे हमें कोई ये पार्टिकुलर पता नहीं चल पाता है। तो ये सब भी जो है भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएंगे। अगला है कि निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सही नहीं है। संज्ञा और विशेषण का जोड़ी है, जैसे विष, विष जो है वो संज्ञा है और विषैला जो है उसका विशेषण है। उसी प्रकार से पिता जो है संज्ञा है, पैतृक उसका विशेषण है, आदि संज्ञा है, आदिम उसका विशेषण है, प्रांत और प्रांतिक, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा कि ये तीनों तो सही सुमेलित है, लेकिन यह गलत सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो दही शब्द जो है यह सदा पुल्लिंग शब्द है, याद रखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि दही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो वर्ड नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। उसी प्रकार जो शब्द संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल हो उसे हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जो शब्द संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। 16 का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब होगा। अगला है कि निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का
अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यानी सर्वनाम का इस्तेमाल जो हुआ है वह गलत ढंग से हुआ है। तो इसमें अगर इसके लिए हमें सभी वाक्य को पढ़ना होगा कि वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती है, यहाँ पर सर्वनाम वह है और यहाँ है, यह भी सर्वनाम ही में है। आपके यहाँ शब्द जो है ये सर्वनाम है। आगरा पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं भी सर्वनाम है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे एक बैठक की सूचना नहीं थी, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, मुझे भी सर्वनाम है। तो यहाँ पर पहला ए, बी और डी सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो ये वर्ड जो है यहाँ पर तेरे को, ये सर्वनाम का सही इस्तेमाल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मुझे किस प्रकार का प्रनाम है, सर्वनाम है। तो जो शब्द मुझे है ये 3 प्रकार के, जब हम लोग पर्सन पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के पर्सन पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकंड होता है और थर्ड पर्सन जो है जिसके बारे में बात होती है। तो उसी प्रकार से है यहाँ पर 3 प्रकार का सर्वनाम होता है। एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मैं और मुझे जो है यह उत्तम पुरुष में आते हैं, तुम आप जो है ये मध्यम पुरुष में आएगा और वह जो ये सब सर्वनाम है यह अन्य पुरुष में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि मुझे जो है यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। आप और तुम जो है यह मध्यम पुरुष हो जाएगा, वह ये सब जो है अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, यानी इसमें से किस सर्वनाम से निश्चय का बोध पता चल रहा है, यानी निश्चित होने का बोध पता चल रहा है, अनिश्चितता नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पर यह जो है जिससे निश्चितता का बोध हो रहा है, जो क्या कुछ कौन है इससे अनिश्चितता पता चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 19 का डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है कि इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमको खोजना है, कौन है, जो है, कोई है, वह है। तो इसमें कौन जो है या जो या कोई या फिर वह, कौन सा सर्वनाम जो है अनिश्चयवाचक है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा कि कोई, इससे जो है किसी के निश्चित होने का बोध नहीं हो पा रहा है, अर्थात कोई जो है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला है कि संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे। तो संबंधवाचक सर्वनाम उसको कहेंगे कि जिस सर्वनाम से किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का कुछ संबंध पता चलता हो। जैसे हम कहते हैं कि वह लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है, यानी वह लड़का जो खेल रहा है, तो खेलने वाला जो लड़का है जो है यहाँ पर क्या बता रहा है, संबंध को बता रहा है। तो ऑप्शन जो सी सही उत्तर हो जाएगा कि संबंधवाचक सर्वनाम जो है कौन है, जो है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता पता चलती हो, यानी जिससे उसके एडवांटेज, उसके बारे में खासियत का जानकारी मिलता हो, उसको कहते हैं विशेषण। अंग्रेजी में इसे कहते हैं एडजेक्टिव। ऑप्शन ए 22 का ऑप्शन ए सबसे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हिंदी में हम पहले ही आपको कहें इस वीडियो के शुरुआत में ही कि संज्ञा से लेकर, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया, क्रिया विशेषण, इन टॉपिक से आने वाला एक भी प्रश्न इस वीडियो के बाद आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि ये हम प्रश्न इस प्रकार से लाए हैं ताकि प्रश्न के माध्यम से हम आपको इस प्रकार से ट्रेंड कर दें, ताकि आप, चूँकि डेफिनेशन तो आप पहले से भी जानते हैं तो उसे बताने की हमें कोई आवश्यकता उतना नहीं लगती है। प्रश्न कराने से आपको डेफिनेशन भी एक बार याद हो जाएगा और प्रश्न आप कर पाएंगे, तो परीक्षा में आने वाले प्रश्न छूटेंगे नहीं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है कि निम्न में से विशेषण को चुनना है, जैसे भलाई है, मिठास है, थोड़ा है और स्वयं है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि थोड़ा जो है यह विशेषण है, जो कि मतलब ये संख्या के बारे में बता रहे, थोड़ा बहुत। तो भलाई, यह जो मिठास या फिर स्वयं, तो स्वयं जो है यह सर्वनाम में चला जाएगा। भलाई और मिठास जो है यह विशेषण ना होकर के यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24 है कि निम्न वाक्यों में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद चुने।
कुछ बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे। तो यहाँ पर जो रंगीन शब्द विशेषण उसका हमें ये चुनना है कि कुछ बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे। तो यह किस प्रकार का विशेषण है? इसका जो सही उत्तर होगा 24वां का, यह अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण है कि कुछ बच्चे, यानी यहाँ पर कुछ अनिश्चितता का पता चल रहा है। बच्चों की संख्या कितनी है यह तो पता चल नहीं रही है, अनिश्चित है। बच्चों की संख्या 2, 4, 10 भी हो सकती है, लेकिन जितना भी होगा बच्चा है तो वह काउंटेबल होगा, तो इसलिए इसको संख्यात्मक कहेंगे। तो अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण है कि कुछ बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं, इसमें जो विशेषण है वो अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण है। अगला सवाल है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण, आलस्य का शब्द का जो विशेषण होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आलसी। यानी आलसी जो है कि जो काम करना नहीं चाहता है, हमेशा आलस पकड़े रहता है, आलसी उसे कहते हैं, तो विशेषण आलसी हो जाएगा। अगला है कि आदर शब्द का विशेषण हमको बनाएंगे। तो आदर शब्द का जो विशेषण बनेगा, विशेषण से बाद आदरणीय, हम लोग क्या करेंगे? आदर शब्द को इस्तेमाल करके जो विशेषण बनाएंगे वो होगा आदरणीय। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? संस्कृति जो है कल्चर, इस शब्द का जो विशेषण होगा वह होगा सांस्कृतिक। सांस्कृतिक यानी कल्चरल। ऑप्शन डी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु शब्द का विशेषण, जो हम लोग कहते हैं कि ये जो है जानवर के समान है, तो उसके लिए जो विशेषण इस्तेमाल करते हैं पाश्विक, पशुत्व, पशुपति, पशुता। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा कि पाश्विक जो है यह विशेषण पशु शब्द का विशेषण है। नेक्स्ट सवाल है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का जो मूल रूप है, अपने मूल रूप में जो क्रिया होती है वह धातु के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए का सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न कार्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है, निम्न वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो यहाँ पर हमें वाक्य में जो गलती है उसको ढूंढना है। राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है, लड़की जाती है। तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, लेकिन सी गलत है, बाकी तो फिर डी सही है कि लड़की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाथी सोता की जगह सोती लिखा गया है। अगला है कि 31 में कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पर है कि गेहूँ पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंस रहा है, राम पत्र लिखता है। अब अकर्मक क्रिया जो है ऑप्शन नंबर ए में है कि गेहूँ पिस रहा है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं? तो विकारी शब्द के अंतर्गत जो आते हैं, यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? क्रिया विशेषण यानी इसको हम लोग इंग्लिश में एडवर्ब कहेंगे। तो किस वाक्य में एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ है? तो एडवर्ब कहते किसको हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ साथ क्रिया की भी विशेषण बताए। संज्ञा या सर्वनाम का तो विशेषण बताता है, विशेषता, लेकिन यहाँ क्रिया या दूसरे क्रिया की विशेषता बताए या फिर विशेषण की विशेषता बताए, उसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे से बोलता है, तब बोलना क्रिया है, धीरे उसका विशेषण है। कुत्ता काला है, तो यहाँ पर काला जो है उसका रंग का विशेषण है। रमेश तेज धावक है, तो रमेश दौड़ता है तो वो धावक है लेकिन वो तेज दौड़ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा जो क्रिया विशेषण से प्रयुक्त वाक्य हमें ढूंढना है तो ऑप्शन ए, क्योंकि धीरे से बोलता है, यानी उसके बोलना का जो क्रिया है वो धीरे धीरे बोलता है। तो ये जो है इसमें विशेषता शब्द इस्तेमाल है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरा अवस्था कौन सी होगी, यानी घनिष्ठ की जो उत्तरा अवस्था होगी इस 34वां नंबर सवाल का वो हो जाएगा घनिष्ठतर। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 35 के निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? निम्न में से विकारी शब्द आज है, यथा है, परंतु है, लड़की है।
तो जो विकारी शब्द आता है वह ऑप्शन नंबर डी के लड़का शब्द जो है यह विकारी शब्द है। अगला है कि सभा में 20 लोग थे, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो 20 लोग थे, यानी यहाँ पर निश्चित पता नहीं चला 20 थे 25 थे, तो पहली बात तो अनिश्चित है, लेकिन 20-25 जितने भी लोग रहे होंगे वो संख्यात्मक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अनिश्चित लेकिन संख्यावाचक। तो कौन सा विशेषण हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला सवाल है कि देश को हानि जयचंदों से होती है, तो रेखांकित में संज्ञा है, यह जो शब्द जयचंद है यह कौन सी संख्या है? तो जयचंद जो है यह कौन सी संज्ञा है? तो जयचंद जो है, जयचंद एक प्रॉपर तो वैसे तो नाउन है, लेकिन चूंकि वह अपने कार्य में जो अपने ये से ना हो करके उन्होंने जो मुखबिरी किए, इस वजह से इनको जो है अब जो ये समझिए तो एक तरह से यह गाली का रूप बन गया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कि ऑप्शन ए हो जाएगा कि यह जातिवाचक संज्ञा है, यह जो है पूरा जयचंद उसके बारे में इस्तेमाल होने लगा है। अगला है कि तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित सर्वनाम का भेद है, क्या कौन सा सर्वनाम है? तो क्या के जरिए जो है प्रश्न पूछा जाता है, अर्थात यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। अगला है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो रेखांकित शब्द में कौन सा है? यानी जो शब्द लीटर है यह कौन सा है? तो लीटर से हम लोग लीटर, मीटर, केजी ये सब क्या है? यह परिमाण निकालता है, तो यह परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में जो पहुंच गया है यह जो है पूर्वकालिक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, इस प्रकार अभी हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी में संज्ञा से लेकर अवयव तक थे, जिसके आने की संभावनाएं रहती हैं या इस पैटर्न पर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, उसको कवर किया है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।